नमस्कार, नगरी नगरी बस्ती बस्ती में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एटा में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। रिजोर्ट थाना क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड पर हुआ है यह हादसा। पुलिस मौके पर मौजूद है। आरिफ जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ, यह हादसा कैसे हुआ? श्वेता, जो परिवार की डेथ हुई है वो आगरा में आरवीएस कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर हैं। वो अपने परिवार के साथ एटा वापस आ रहे थे, तभी ये ट्रक के आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें परिवार समेत ये 4 लोग खत्म हो गए हैं। और अभी पुलिस मौके पर है। कार का जो ड्राइवर है वो भी खत्म हुआ है और जो ट्रक का ड्राइवर वो फरार हो गया है। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बताइए हादसा कैसे हुआ, क्योंकि आमने सामने की टक्कर थी। क्या गाड़ी ने अपना नियंत्रण खो दिया, ट्रक ने नियंत्रण खो दिया, क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए श्वेता, मौके पर कोई नहीं था, क्योंकि 4 लोग कार वाले थे। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो ट्रक का ड्राइवर था वो फरार हो गया है। पुलिस का कहना ये है कि अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें किसकी गलती रही है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसकी वजह रही है। ये वजह अभी साफ नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ मौके पर अभी कोई नहीं था। जी श्वेता। चलिए आरिफ, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही, जहां पर एक्सप्रेसवे इलाके में 27 अप्रैल को गोली लगे लावारिस शव की पहचान हो गई है। ये शव अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह की सरगना संजय का था। 15 राज्यों में इसका नेटवर्क था। ये गिरोह 1000 गाड़ियों की चोरी कर चुका था। आपसी विवाद में साथियों ने ही इसकी हत्या कर दी। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 33 मोबाइल और कई चाबियां भी बरामद की गई हैं। अमित चौधरी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। अमित, ये बताइए, शव की शिनाख्त हो गई है, क्या कुछ और जानकारी हासिल लग पाई है? देखिए श्वेता, इस शव की शनाख्त इसी के परिवार वालों ने जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उसके 2 दिन बाद की थी और उसी में मोबाइल कॉल डिटेल पर पुलिस काम कर रही थी। तो उसी से पुलिस ने खुलासा किया है कि दिल्ली एनसीआर सहित करीब 15 राज्यों में इसका नेटवर्क था और हर राज्य में वाहन चोर इसके साथ मिले हुए थे। एनसीआर से करीब 1000 के आसपास गाड़ियों को ये लोग चोरी कर चुके हैं। दूसरे दूर के राज्यों में बेचा करते थे। पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी उनकी डुप्लीकेट चाबी बनवा कर और उसको 1 या 2 दिन बाद रैकी करके उसके बाद चोरी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा यह भी है कि इस नेटवर्क से अभी काफी और भी लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। जल्दी उन तक भी पहुंचा जाएगा। जितनी गाड़ियां चोरी की गई थी उन सबको रिकवर किया जाएगा। श्वेता, चलिए अमित, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर पुलिस दबंगई के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। इस मामले में डीआईजी ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अस्पताल में बेड से मरीजों को भगाने वाले एसआई राजवीर सिंह और कांस्टेबल सतवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जी संगम से इस संबंध में फुटेज भी मांगा गया है। दीप चंद जोशी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। दीप, मुझे ये बताइए कि 2 पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है, बाकियों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि यहाँ पर तो संख्या 2 से ज्यादा नजर आ रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर श्वेता, 2 से ज्यादा लोग थे। डीआईजी रेंज है नमित कुमार राणा, जी संगम ने उनसे जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनके फुटेज मांगे थे। फुटेज उन्होंने देखे। उसके बाद 2 जो पुलिस के लोग थे, एक सब इंस्पेक्टर है और एक जवान है, उन दोनों को तत्काल डीआईजी द्वारा निलंबित कर दिया गया। बाकी लोगों के बारे में उनके तरफ सीओ धामपुर है, उनको पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और इनकी शिनाख्त होते ही सभी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वी संगम के कैमरे पर डीआईजी रेंज नवनीत कुमार राणा ने यह बयान दिया। अच्छा, ये भी मुझे बताइए कि अब आगे के निर्देश किस तरह से दिए गए ताकि पुलिस वाले कम से कम अलर्ट रहे, इस तरह की किसी घटना को अंजाम न दें? देखिए, डीआईजी रेंज ने जो कहा है, 7 शब्दों में उनका कहना है कि उनके पुलिसकर्मियों द्वारा जो कृत्य किया गया, जिस तरीके से मरीजों को बिस्तर से नीचे लेटाकर खुद वो बिस्तर पर कब्जा उनके द्वारा कर लिया गया, वो निश्चित तौर पर बेहद गलत है, घोर लापरवाही है। लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे से ऐसा न हो इसके लिए सख्त आदेश दिए गए पुलिस के जवानों को। चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह अपनी कारगुजारियों की वजह से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है। इस बार एक महिला के साथ पुलिस ने जो बर्ताव किया वो मानवता को शर्मसार करने वाला था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस की इस कारतूत को पहली तस्वीर है बिजनौर की। बिजनौर में घायल अवस्था में सड़क पर मिली महिला को पुलिस वाले इलाज के लिए ले गए, लेकिन उसके हाथ पांव बांधकर। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की। इस तस्वीर में जो पुलिस वाले दिख रहे हैं वो बिजनौर के ही हैं। पुलिसकर्मी उसी घायल महिला को इलाज के लिए मुरादाबाद ले गए थे, जहां उन्होंने अस्पताल में ही कब्जा कर लिया। सभी मरीजों को बेड से उतार दिया गया और खुद बेड पर सो गए। हालांकि अब एक्शन ले लिया गया है, 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन
जो संख्या थी वो 2 से ज्यादा थी। अब देखना होगा कि बाकी लोगों पर एक्शन कब होता है। बरेली के थाना बारादरी इलाके में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक 14 वर्षीय किशोर घायल हो गया है। घटना संजय नगर बाईपास स्थित खुशी बैंक्वेट हॉल की है। दरअसल शादी के कार्यक्रम में जमकर हर्ष फायरिंग की जा रही थी और इसी दौरान 14 वर्षीय ऋतिक भी बारात देख रहा था, लेकिन अचानक उसके पैर और कमर में गोली लग गई। घायल किशोर को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। तो वही पुलिस का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बैंक्वेट हॉल के मालिक को भी नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। मेरा दोस्त डांस कर रहा था, एकदम पटियाले से आवाज आई, मैं तो उधर फूटा होगा। अचानक दूध उसी दर्द हुआ मेरे चाकू बहुत जोर से, और जब मैं पैर की खिसकाई दी, एक दूसरे को धार से निकली, वहीं पर उसे देख के बेहोश हो गया। आप बारात देखने गए थे? तो वहीं बिजनौर ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपे जाने के बाद अब एनआईए ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। एनआईए की टीम आज बिजनौर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही आतंकियों के मददगारों की परिजनों से भी पूछताछ की। एनआईए की टीम में एएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि 12 सितंबर 2014 को बिजनौर के मोहल्ला जाटन में बम विस्फोट के बाद 6 आतंकी फरार हो गए थे। पुलिस ने आतंकियों की मदद करने वाली महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब राज्य सरकार की संस्तुति पर मामले को एनआईए को सौंपा गया। नोएडा दिल्ली डीएनडी को टोल फ्री करने को लेकर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वहीं इस मामले पर 6 मई को एक अहम बैठक होने जा रही है। नोएडा से बीजेपी विधायक विमला बाथम ने डीएनडी प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 1 मई को डीएनडी को अपना जवाब देना था, लेकिन डीएनडी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सरकार से जनहित में फैसला लेने की मांग की है। तो वहीं डीएनडी को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले एनपी सिंह का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी से इस मामले में सही फैसला लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस बीच डीएनडी को टोल को फ्री कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली जनहित मोर्चे की मुख्य संरक्षक नवाब सिंह नागर का कहना है कि अगर शनिवार तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द डीएनडी पर लूट बंद होनी चाहिए। सरकार और प्राधिकरण जनता के हितों को देखते हुए जल्द उचित फैसला ले। चाहे तो इसको जब मर्जी कर सकते हैं, उनकी सह पे ही ये पैसे की लूट सोट की जा रही है। यहाँ पर अगर सरकार चाहे तो ये पैसा कैसे लूट लेंगे, बिल्कुल रोका जा सकता है। प्राधिकरण जिस दिन चाहे कि इनको बंद कर दिया जाए। प्राधिकरण से 1 रुपए मीटर में जमीन लेके इन्होंने सैकड़ों बीघे जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। क्या बिना प्राधिकरण की मर्जी का हो सकता है ये काम? क्या बिना सरकार की मर्जी के ये काम हो सकता है? सरकार जिस दिन ये चाहे कि ये लूट, इसकी जो लूट है वो बंद करा दी जाए, उस दिन बंद की जा सकती है। नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इसका पार्ट है। जिस दिन वो चाहे इसको बंद किया जा सकता है और वो कर देना चाहिए। डीएनडी पे 14 मई को हमने प्रोटेस्ट किया था और हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं उस प्रदर्शन में थी। और उस प्रदर्शन के दौरान डीएनडी के जो प्रबंधन तंत्र हैं उसके प्रतिनिधि ने ये उस समय आश्वासन दिया था, जब उनको घेरा गया था, कि इसमें हम इसी महीने में निर्णय करेंगे और निर्णय करके आपकी मांगों को पूरा कर लेंगे और आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है। समझौता आपने कर लिया 1997 में जन विरोधी 3 समझौता किन लोगों ने किया? 2-4 आईएएस अफसर मिलकर इकट्ठे हो गए, समझौता कर दिया। तो समझौता किस चीज का है? समझौता साहब लूट का। व्हाट इज डीएनडी? डीएनडी इज ऑफ द आईएएस ऑफिसर, फॉर द आईएएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर, बाय द आईएएस ऑफिसर टू लूट व्हाट? टू लूट द आमदनी। चल रहा है तो उसमें क्या कर लेंगे? वहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन, सीईओ और जितने भी अधिकारी हैं, एसीईओ सब कौन है? ये वाला इधर शामली में ट्रेन में मारपीट और फिर कांडला में हुए हंगामे की घटना के बाद रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों की सुरक्षा कड़ी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद मुसाफिर ट्रेन में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। यूपी में ट्रेन में सफर करने वाली महिला यात्रियों का कहना है कि वो खुद को महफूज नहीं पाती हैं और हर वक्त किसी अनहोनी का डर लगा रहता है।
जांच का विषय अभी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अभी ट्रेनों की सुरक्षा है, तो स्कॉटिंग इसके लिए कराई जा रही है। और कोशिश ये भी है कि जिसमें जिन डब्बों में ज़्यादा से ज़्यादा जवान लड़के अभी जो 12 से 24 साल के हैं, उन पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सिविल वर्दी में वहाँ एक अपना कांस्टेबल मॉनिटरिंग की जाए कि भाई उनकी कोई ऐसी हरकत इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इधर गोरखपुर में इन दिनों ट्रेन यात्रा करना काफी मुश्किलों भरा हो गया है। भीषण गर्मी और ट्रेनों में भारी भीड़ के चलते मुसाफिरों की मुश्किल बढ़ रही है। रेलवे स्टेशनों का प्लेटफॉर्म हो या ट्रेन की बोगियां, हर जगह लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। जनरल बोगियों के साथ साथ रिजर्वेशन वाले डिब्बे और एसी डिब्बों में भी लोगों की काफी भीड़ है। वहीं महिला और विकलांग बोगियों में भी क्षमता से ज्यादा लोग नजर आते हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारी सुविधाओं और स्पेशल ट्रेनों की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। ज्यादातर ट्रेनें जो है गोरखपुर से जो है वो जो हमारे महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, जहां से जो हमारे पुराने रिकॉर्ड हैं उनके हिसाब से ज्यादातर यात्री आते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, आपका मुंबई एरिया हो गया, पुणे हो गया, इनके लिए जो है हम लोगों ने, और कोलकाता एरिया हो गया, इनके लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें गोरखपुर से प्लान की हैं। और वो सारी ट्रेनें जो है इस समय हमारी चल भी रही हैं और सब में आरक्षण की सुविधा भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई। पहले मुलायम सिंह यादव और अब खुद सीएम अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने से एक तरीके से अब प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं हो पा रही, नहीं पहुंच रही हैं। इससे वो बहुत खफा है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने कहा कि प्रचार प्रसार की अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद जनता के बीच राज्य सरकार की उपलब्धियां नहीं पहुंचाई जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सीएम, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक को नहीं पहचानती। लोगों को मालूम ही नहीं है कि सरकार कौन सा काम कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वो सरकार की उपलब्धियां जनता तक ले जाएं और विपक्ष की कमजोरियों को भी जनता को बताएं। ये सही है कि अगर हम अपनी पार्टी और सरकार की योजनाओं को पहुंचा दें और कम से कम हमारे कार्यकर्ता ये विश्वास करें कि हाँ, ये समाजवादियों की वजह से इसका प्रचार हो जाए। आप गिन लो कितने सदस्य बन जाएंगे। मैंने सभी अपने नौजवान कार्यकर्ताओं से इस बात को कहा और पार्टी के संगठन को भी अब निर्देश देने जा रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव में जनता ने हमारी मदद की और इतना सहयोग किया कि पार्टी का जो फैसला था उसका समर्थन जनता ने कर दिया। हम लोगों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कई बार लोग नहीं पहचानते। ये जनेश्वर मिश्र जी ने एक बार मुझे बताया था और वो मैंने कई बार कोशिश करके पूछा है लोगों से और वो सच निकली बात। मान लो हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं और गरीबी हमें नहीं पहचान पा रहा है। मैंने सोनभद्र में महिलाओं से पूछा, तो ये एक्सरसाइज हमारे कार्यकर्ताओं को और आपकी मदद से ये हमारे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है। गांव गांव घर घर बात पहुंचाइए कि पार्टी ने क्या क्या काम किया है और दूसरे दल क्या नहीं कर रहे वो भी पहुंचा दो। दोनों बातें, हमारी पार्टी की बात और दूसरे दल के कुछ नहीं कर रहे। तो वहीं इससे पहले अखिलेश कैबिनेट की बैठक में शामली में ऊन और मैनपुरी की घिघौर को तहसील बनाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही इस बैठक में 7 एजेंडे को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद अखिलेश ने भूकंप पीड़ितों को दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी दी। तो इधर उत्तराखंड के घनसाली से बीजेपी विधायक भीमलाल आर्य को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। भीमलाल आर्य ने कल यानी कि सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत की तारीफ की थी, जिनके चलते उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया। आपको बता दें कि इसके पहले भी भीमलाल आर्य पार्टी विरोधी बयानबाजी करते आए हैं। तो भीमलाल आर्य ने की थी हरीश रावत की तारीफ, जिसका उन्हें अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि निलंबित कर दिया गया है उन्हें पार्टी से। उत्तराखंड के घनसाली से बीजेपी एमएलए जिनको अब निलंबित किया गया है, भीमलाल आर्य ने चूंकि हरीश रावत की तारीफ कर दी थी, जिसके बाद ये एक्शन उठाया गया है। बताया जा रहा है कि पहले भी पार्टी विरोधी कई ऐसे मामले हैं जो उनकी तरफ से किए गए हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो उनकी तरफ से किए गए हैं और अब
जब शायद पार्टी को लगा कि पानी सर के ऊपर हो गया है तो निलंबन की कार्रवाई हो गई। सोनू सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। सोनू, क्या ये कहें कि हरीश रावत की तारीफ दरअसल यूं ही नहीं की है भीमलाल आर्य ने? 2017 को ध्यान में रखते हुए क्या अभी से रणनीति बन रही है? जी देखिए श्वेता, जिस तरह से आप कह रहे हैं इसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू हम ये भी ले सकते हैं कि भीमलाल आर्य को हरीश रावत की तारीफ जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गई है। हालांकि पक्ष और विपक्ष के नेता अब अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वर्ष 2017 को लेकर के जो घमासान राजनीतिक दलों में चल रहा है उसकी एक बानगी हम इसको कह सकते हैं। चलिए सोनू, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 50 में कूड़े का ढेर लगा रहता है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। कोठारी स्कूल के नजदीक एक कूड़ा घर बनाया गया है, जहां कई सेक्टर से लाकर कूड़ा फेंका जाता है, लेकिन इसे उठाने के लिए कई दिनों तक सफाई कर्मी नहीं आते। इस वजह से इस इलाके में रहने वाले लोग परेशान हैं। लोगों का आसपास फैली गंदगी के चलते बीमार होने का डर सता रहा है। तो वहीं RWA की माने तो उन्होंने कई बार इसकी शिकायत अथॉरिटी में की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि सफाई कर्मी अपने पास सुविधाएं न होने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि सफाई करने के लिए ना तो उनके पास मास्क है और ना ही बूट और दस्ताने, फिर भी वो अपनी जान क्यों जोखिम में डालें, सफाई कैसे करें? 7-8 महीने से यहाँ पे एक बहुत बड़ा कूड़ादान बना दिया गया। उसमें तीनों सेक्टरों के कूड़े आके गिरते हैं, एक सेक्टर 41 का और सेक्टर 49 का। और जो कूड़ा डालने वाली रेडियां आती हैं वो बाहर की भारी फेंक जाती हैं। पास में बरोला गांव पड़ता है, वहां से मवेशी जानवर वगैरह आके उसको बहुत बुरी तरीके से सड़क तक फैला देते हैं। और इतनी ज्यादा इसमें गंदगी और इतनी बदबू आती है कि आप गाड़ी से निकलते हैं तो गाड़ी के अंदर भी बदबू आती है। और ये सोचिए कि ब्लैक स्पॉट बन गया है सेक्टर 50 का। हमारे साथ सेक्टर 50 के निवासी लोग हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल फेस कर रहे हैं, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे अथॉरिटी की सुविधाओं की बात हो। फिलहाल हम जानते हैं कि किस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस सेक्टर में रहते हैं आपको किस तरह की समस्याओं को फेस करना है? सर, नाम में तो सेक्टर 50 बहुत बढ़िया है, मगर यहाँ ये सोच लो इधर नाले की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे इतना पॉल्यूशन होता है। हमारे हर साल 2 बार एसी में गैस डलवानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा बेकार हो जाता है। दूसरा, मेन एंट्री पे कूड़ादान है, इतनी पॉल्यूशन है और सारा इतना कूड़ा फैला हुआ है, हम लोग सेक्टर के बहुत परेशान हैं। तीसरा, हम यहाँ के आवारा जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग, इतने दुखी हैं, बच्चे बाहर शाम को नहीं निकल सकते और ये बहुत बड़ी समस्या है सेक्टर 50 के लिए। आप लोगों ने इसकी शिकायत की? बहुत शिकायत कर चुके हैं। और तीसरा चौथा है जो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत ठंडा है। यानी समस्याएं तो कई हैं, लेकिन जो सफाई की समस्या है, ये कहा जाता है कि आप लोग शाम को घर से बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि जो वो पॉल्यूशन है उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, बीमार होते हैं। पॉल्यूशन तो है ही है, बिकॉज सारा पूरा जो नोएडा अथॉरिटी स्वीपर्स देती हैं वो क्वांटिटी जो है इनकी वो ज्यादा नहीं है। यानी कि कहने के लिए सेक्टर तो एक क्लास का है, लेकिन जरा देखिए जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से परेशान हैं। भले ही ये कहा जाता है कि सुबह और शाम की हवा शुद्ध होती है और लोगों को घर से निकलना चाहिए बाहर लेने के लिए, लेकिन यहाँ लोग डरते हैं कि कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाएं। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। यूपी सरकार ने जाने माने शायर मीर तकी मीर और मीर अनीस की मज़ारों और आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण का फैसला किया है। आगरा में जन्मे मीर तकी मीर ने अपना आखिरी वक्त लखनऊ में गुजारा। लखनऊ में जहां उनकी मज़ार बनी थी वहां अवैध कब्जा है। आज के दौर में वो मज़ार दिखती तक नहीं। तो वहीं बादशाह मरसिया कहे जाने वाले मीर अनीस की मज़ार तो ठीक हालत में है, लेकिन कब्र के आसपास अवैध कब्जा हो गया। इसको लेकर मीर अनीस के वंशज मुकदमा लड़ रहे हैं। यूपी सरकार ने दोनों शायरों की जगहों के आसपास वाईफाई फ्री करने का ऐलान किया है। साथ ही दोनों शायरों के शेरों को संकलित करके एक ऐप बनाया जाएगा ताकि इन जगहों पर आने वाले पर्यटक ऐप डाउनलोड करके इन शायरों की गजलें सुन सके। जी संगम के नाम आज एक और तमगा हाथ लगा है। चैनल के संपादक वासिंद्र मिश्र को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विश्वंभर सिंह सामाजिक सरोकार पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें सहारनपुर में एक समारोह में सम्मानित किया।